वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट किया था। उसमें जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसको मैंने आपको पढ़ा रहा था। उसमें मैं आपको पावर का डेफिनेशन, शेयर का डेफिनेशन बेसिक क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसके बाद से मैंने कैसे बताया एनसीईआरटी बुक बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्री को एग्जाम्पल लेके स्टूडेंट्स को पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने बेल्जियम का लोकेशन, एथनिक ग्रुप में पीपल कहाँ कहाँ कितने परसेंट वहाँ पे बिलोंग करते हैं उसने हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। उसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कैसे बेल्जियम पावर शेयर करके अपने देश के अंदर होने वाले सिविल वार को कैसे उससे गेट रीड हो जाता है, कैसे उसे छुटकारा पा लेता है और कैसे पावर को शेयर करके बेल्जियम एक शांति प्रिय देश बन जाता है। और बेल्जियम में इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट के अनुसार ही वहाँ पे कभी सिविल वार नहीं हुआ है, कभी गृह युद्ध नहीं हुआ है और वहाँ पे रहने वाले माइनॉरिटी लोग अपने आप से अनेक तमाम अन्य ग्रुप्स के लोगों से अलग नहीं फील करते हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, जिसमें हमने देखा कैसे श्रीलंका पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट करता है, कैसे पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को श्रीलंका रिजेक्ट करता है और फलस्वरूप रिजल्ट के रूप में श्रीलंका में सिविल वार होते हैं, हजारों लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और कैसे वहां पे पॉलिटिकल अस्थिरता उत्पन्न होती है और फाइनली 2009 में जाके ये केस सुधरता है और अभी फिलहाल परिस्थितियां वहां पे कॉमन है, साधारण है। तो कैसे हमने देखा कि एक देश अपने पावर को शेयर करके कैसे अपने देश में एक शांतिप्रिय देश बन जाता है, कैसे जो चाहता है आसानी से कर लेता है और कैसे उसी समय सेम टाइम श्रीलंका जैसे कंट्री पावर शेयर के कंसेप्ट को नेग्लेक्ट करता है और मेजॉरिटिनिज्म को, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत को लागू करना चाहता है और कैसे उसके देश में सिविल वार जैसे भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हमने देख लिया था, ये बेसिक चीजें मैंने आपको कवर करा दिया था। आज आप देख रहे होंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आज पावर शेयरिंग के फॉर्म को जानेंगे हम, किस रूप में पावर शेयरिंग के कौन कौन से रूप होते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कैसे उनको डिवाइड किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल के अकॉर्डिंग कैसे उन लोग को डिवाइड किया गया, पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के अकॉर्डिंग कैसे पावर को शेयर किया गया है, आज हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई चालू कर दीजिए। कब तक आप कोरोना जैसी एक्सक्यूजेस के पीछे अपने टैलेंट को छुपाएंगे, कब तक बहाना बनाएंगे जो अब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सके क्योंकि कोरोना था, क्योंकि पढ़ने वाले इसमें भी पढ़ रहे हैं। इसलिए यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़े, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा ऐसे नहीं रहेंगी। जब परिस्थितियां वापस अपने ट्रैक पे आएंगी तो उस समय आप इसका रोना रो के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ही आपके पास विकल्प है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ, नोट्स आप जरूर बनाइए। नोट्स इसलिए बनाइए क्योंकि आपके पास जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में इसे रिवाइज करने के, पूरी बुक को यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं, चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो उस एग्जाम के टाइम में काफ़ी ये लेंदी काम हो जाता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन एसएसटी जैसे सब्जेक्ट जो कि काफ़ी डायनेमिक लगता है, लेकिन काफ़ी इजी मेथड में आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप उसको शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपने समराइज करके 2-3 पेज में एक चैप्टर, एक लेसन आ जाएगा। आप उसको रख सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम के 1 वीक पहले आप उसे रिवाइज करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने रूपों में बांटा गया है, पहले देखते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पावर को कैसे बांटा गया। आइए देख लेते हैं। पहला है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ग्रुप डिफरेंट है उसमें पावर को कैसे बांटा गया है। अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, जो गवर्नमेंट के लेवल डिफरेंट है उनके अकॉर्डिंग पावर को कैसे शेयर किया गया है। अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज अपने पावर को कैसे शेयर करती है। प्रेशर ग्रुप्स
का पावर शेयरिंग में क्या रोल होता है और जो मूवमेंट्स होते हैं पावर शेयरिंग उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, सब जानेंगे। अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो समाज में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं, कैसे पावर उनमें शेयर किया गया है, तमाम सारी चीजों को हम इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए पहला देखते हैं अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ग्रुप के लेवल के अनुसार देखते हैं कैसे बांटा गया है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पावर को दो रूपों में बांटा गया। पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, आप इसे हॉरिजॉन्टल मानते हैं, आप इसे वर्टिकल लाइन मानते हैं, आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इस यानी पावर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट के लेवल को 3 लेवल में बांटा गया है। गवर्नमेंट के पावर को 3 लेवल में बांटा गया। यानी पावर को कैसे बांटा गया, एक होते हैं लेजिस्लेचर, दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरे होते हैं जुडिशरी। अपने देश में, अपने देश का जो गवर्नमेंट है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर को 3 रूपों में शेयर किया गया है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। मैं इसको आपको संक्षिप्त में मैं इसको ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ। लेजिस्लेचर में होता है लोकसभा, आप जानते होंगे, राज्यसभा आप जानते होंगे, प्रेसिडेंट आप जानते होंगे। ये लेजिस्लेचर में लोकसभा के कुल मेंबर, राज्यसभा के टोटल मेंबर और प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलके यानी 550 मेंबर इसके, 250 मेंबर इसके और एक प्रेसिडेंट, ये सारे लोग मिलके लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन करते हैं। और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर का काम होता है, वर्क इसका होता है कानून को बनाना। जैसे नई शिक्षा नीति आया, वो कौन बनाया, लेजिस्लेचर बनाया। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट द्वारा मिलके एक कानून बन गया, नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गया। ठीक है, इसका काम, लेजिस्लेचर का एकमात्र काम होता है कानून बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम है, इसका काम होता है कानून को लागू करना। जैसे नई शिक्षा पॉलिसी आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसको लागू करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। तो आप पूछेंगे सर आपने तो बता दिया लेजिस्लेचर में लोकसभा के टोटल मेंबर, राज्यसभा के टोटल मेंबर, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में होता है कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में आप जानते होंगे मोदी जी होंगे, और मोदी जी के जितने भी मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद में जितने भी मेंबर होंगे, सारे लोग किसमें होंगे, एग्जीक्यूटिव में होंगे। अब जानते हैं मोदी जी के मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, स्मृति ईरानी है, ये तमाम मिनिस्टर है, अलग अलग पोस्ट पे वहां पे बैठे हैं। तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव। आप कम से कम लगभग 150-200 के आसपास टोटल मिनिस्टर, 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, मैं अगले कभी बता दूंगा। टोटल एग्जीक्यूटिव में जितने लोग होते हैं, इसमें मान लीजिए 550 जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 550 लोकसभा के, 250 मान लीजिए राज्यसभा के, कितने हो गए, 700-800 हो गए, और एक प्रेसिडेंट हो गए। लगभग 800 लोग मिलके कानून बनाते हैं, और उस कानून को लागू करने के लिए 200 एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। लगभग 175-200 के आसपास एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। यानी लेजिस्लेचर काम होता है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना। ठीक है, और एक आता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, आप जानते होंगे न्यायपालिका। जुडिशरी का काम क्या होता है, इस कानून के वैलिडिटी को जांच करना, इस कानून को एग्जामिन करना, इस कानून को जांच पड़ताल करना, क्या ये कानून जो लेजिस्लेचर बनाया है और एग्जीक्यूटिव जो लागू किया है, क्या कानून ये हमारे देश के जनता के हित में है। एग्जाम्पल के तौर में आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसे आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नई शिक्षा नीति आप जानते हैं 5+3+3+4 जो आई है, इससे मान लीजिए लेजिस्लेचर लगभग 800 मेंबर मिलकर इसको पास करा दिए। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव इसको लागू कर दी, लेकिन मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लागू कर दी तो किसी स्टूडेंट को इसमें काफी दिक्कत आ गया और स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया। यानी जुडिशरी में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही तीनों रूप होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड होता है, हाई कोर्ट प्रत्येक स्टेट्स में होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रत्येक जिले में होते हैं। तो मान लीजिए हमें को 5+3+3+4 से कोई हमको आपत्ति है, मैं चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। कहा सर जो ये लेजिस्लेचर जो कानून बनाया है हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जांच करेगा, और यदि वाकई में वो कानून सही नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर देगा, 100% उसको काट के फेंक देगा। कहेगा लेजिस्लेचर वाले आप जो कानून बनाए हैं किसी स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट्स, उसके जो बेसिक राइट्स है उसका डेमोलिशन हो रहा है, इसलिए आप कानून को फिर से बनाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो गवर्नमेंट के लेवल पे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पे गवर्नमेंट के 3 रूप में पावर का शेयर किया गया है। पहले है लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू कराना, और जुडिशरी उस कानून की जांच पड़ताल करना, न्यायपालिका क्या कानून जो बनाया गया है वो हमारे देश के जनता के हित में है, नहीं है तो मैं उसको काट के फेंक दूंगा। चाहे वो मोदी जी है या प्रेसिडेंट है, कैसे भी लोग कानून बनाए, वो कानून सबके हित में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, दूसरा आता है
बट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया स्टूडेंट्स, अगर हम पावर को कई लोगों में बांट देते हैं तो किसी एक हाथ में तो पावर रहेगा नहीं, तो एक आदमी के हाथ में पावर नहीं तो क्या उस पावर को अनलिमिटेड को इस्तेमाल कर सकता है? नेवर। दे कांट यूटिलाइज देयर पावर इन अनलिमिटेड वे। अपने असीमित रूप में उस पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पावर को कई रूपों में बांट दिया है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पे जो कोई भी ऑर्गन होता है, एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे जुडिशरी हो, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है एक एग्जैक्ट कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव काम होता है उस कानून को लागू करना, जुडिशरी काम होता है उस कानून की जांच पड़ताल करना। सबके अपने हद है, सबके अपने लिमिटेशंस है, सबकी अपनी सीमाएं हैं, वो अपनी सीमाओं से पार नहीं जा सकते स्टूडेंट्स, चाहे एग्जीक्यूटिव चाहे लेजिस्लेचर चाहे जुडिशरी हो। ठीक है, तो सबकी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि तीनों में शक्तियां बांट दी गई हैं और इसी सीमाओं को कहते हैं कार्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कैसे आप खेलते हैं? चेक एंड मेट बोलते हैं, शतरंज में चेस में बोलते हैं चेक एंड मेट, यानी आपको दोनों ओर से किसी एक बंदे को घेर लेते हैं और उसे परास्त कर देते हैं। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है चेक एंड बैलेंस। यानी जब अपनी एग्जीक्यूटिव ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद बहुत कूदने लगेंगे, बहुत आगे बढ़ने लगेंगे, अपने आप पे घमंड करने लगेंगे, तो लेजिस्लेचर उनको रोकने का प्रयास करेगी। यदि लेजिस्लेचर नहीं रोक पाई तो जुडिशरी दोनों को रोक के एकदम शांत कर देगी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक बार जब फटकार लगाता है तो जितने भी मंत्रीगण होते हैं शांत हो जाते हैं, जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात को अवहेलना नहीं कर सकते, उनके बात को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुपरमेसी हमारे देश में है। ठीक है, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी अपने पावर को चेक एंड बैलेंस करते हैं, संतुलन करते हैं, नियंत्रण और संतुलित करते हैं, अपने आप को चेक एंड बैलेंस करके अपने आप को देश को हमारे चलाते हैं। तो ये है अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर का 36 बंटवारा मैंने आपको समझाया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगेन आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, नए पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को देखते हैं, जिसमें हमने देखा है हॉरिजॉन्टल देख लिया, अब पढ़ेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे हुआ है हमारे देश में। वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण। हमारे देश में ऊर्ध्वाधर रूप से शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ है? ऊर्ध्वाधर रूप से शक्ति का बंटवारा 3 रूपों में हमारे देश में हुआ है। आप जानते हैं कौन? पहला है यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार है पूरे देश को चलाएगी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक स्टेट में एक सीएम होंगे, पूरे स्टेट को चलाएंगे। तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट, इसमें गांव है तो गांव के प्रधान, नगर पालिका है तो नगर पालिका के मेयर, ये लोग मिलके तीनों हमारे देश में पावर शेयरिंग के वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को बनाते हैं। हमारे देश में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में पहले आते हैं यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आते हैं और मोदी जी के जितने भी मंत्रीगण लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग होते हैं, सारे लोग मिलकर पूरे देश को चलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी सबसे हेड वो है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होते हैं और सीएम के जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो पूरे स्टेट्स को चलाते हैं। और तीसरा लेवल है लोकल गवर्नमेंट, गाँव में ग्राम पंचायत और नगर में नगर पालिका और उसके मेयर। ये है हमारे कौन? हमारे अमॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे पीएम, स्टेट गवर्नमेंट पे सीएम और लोकल गवर्नमेंट पे ग्राम पंचायत है तो मुखिया या प्रधान, या नगर पालिका है तो मेयर। ये है हमारे अमॉन्ग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल में, मैंने देख लिया वर्टिकल फॉर्म में स्टूडेंट्स। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ है, प्लीज इग्नोर। आप अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पावर का शेयरिंग कैसे हुआ है अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को कैसे शेयर करने का जो कंसेप्ट देखते हैं। प्रेशर ग्रुप्स कैसे पावर शेयरिंग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कैसे वो वेरीफाई करते हैं और मूवमेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सिटीजन्स चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स, दिस टेक्स द फॉर्म्स ऑफ द कंपटीशन अमॉन्ग द डिफरेंट पार्टीज। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यदि हमारे देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो केवल बीजेपी ही हो, कोई कांग्रेस ना हो, कोई बीएसपी ना हो, कोई एसपी ना हो, कोई जेडीयू ना हो, कोई आरजेडी हो, कोई पार्टी ना हो, केवल बीजेपी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है हर साल गवर्नमेंट किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी मनमानी करेगी? क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी अपने मन के मुताबिक करेगी? क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी एक तानाशाह देश की तरह शासन चलाएगी? अवश्य चलाएगी। लेकिन हमारे देश में पावर शेयर कर दिया गया है तो हमारे देश में एक पार्टी कभी उठ ही नहीं सकती है। हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश में जो पीएम का चुनाव होगा उसमें एक पार्टी कभी आ ही नहीं सकती। हमारे देश में कई पार्टी
कई पार्टियां हैं और उन पार्टियों में कंपटीशन होता है और जो पार्टी जीतती है वही पार्टी गवर्नमेंट को बनाती है, अपने देश में प्रधानमंत्री को बनाती है। जो पार्टी हमारे देश में जीतती है वही। और आप जानते हैं हमारे देश में कई पार्टियां, 2 या 2 से अधिक पार्टियां हैं, उनमें कंपटीशन होता है और आप और हम जानते हैं ये पार्टी आज बेकार कर रही है तो अगले बार हम इसको हटा देंगे, 2024 में इसको हटा देंगे। फिर कांग्रेस आएगा, अगर उसको हम लाएंगे, कांग्रेस अच्छा करेगा तो फिर 29 में उसे रखेंगे या उसको भी हटा देंगे। यानी हमको कंपटीशन, 2 या 2 से अधिक पार्टियां तो उनमें कंपटीशन करके लोग अपना चुनाव करते हैं कि कौन पार्टी इस बार बेहतर काम करेगी और वही जीतता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी है इसलिए हमारे यहाँ पावर शेयर किया गया और पावर शेयर किया गया है इसलिए 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज है और 2 या मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज है जिससे हमको बेटर से बेटर प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार मिलने का संभावना होता है। अब मिलता भी है, यदि नहीं भी मिलता है तो फिर नेक्स्ट पार्टी को हम उसको हटा के दूसरा पार्टी ला देते हैं। फिर दूसरा है ड्यू टू दिस पावर नॉट होल्ड इन वन हैंड और पार्टी, मतलब जब 2 या 2 से अधिक कॉम्पिटिटिव पार्टी या 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन करके कोई एक ही पार्टी जीतती है, इस कारण हमारे देश में जो पावर है किसी एक पार्टी के हाथ में कभी होल्ड हुई नहीं है। आप जानते हैं 1947 से लेकर 2021 तक लगभग इतने साल का, 70-71 साल का, 72 साल का हमारे देश में रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे देश में एक पार्टी कभी लगातार अपने हमारे देश में शासन नहीं किए। कभी बीजेपी बनी है तो कभी कांग्रेस बनी है, कभी जनता दल बनी है, ऐसे ऐसे करके कभी कभी गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। लगातार बीजेपी नहीं राज की है, लगातार 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आपका कांग्रेस राज नहीं किया है। अल्टरनेट करके पार्टियां चेंज करती गई हैं, लोग उसको बदलते गए हैं। इसी कारण हमारे देश में किसी एक पार्टी के हाथ में पावर होल्ड नहीं हुआ है और पावर होल्ड नहीं हुआ और पावर शेयर होते रहता है। पावर पॉलिटिकल पार्टीज में हस्तांतरित होते रहता है, कभी कुछ पॉलिटिकल, कभी अदर सॉरी। अब आइए नीचे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स हैव शेयर इन द गवर्नमेंट फॉर्म ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब बीजेपी पार्टी आती है तो उसका फंडा कुछ और होता है, जब कांग्रेस पार्टी आती है तो उसका फंडा कुछ और होता है, जब समाजवादी पार्टी अगर स्टेट में आती है तो उसका फंडा कुछ और होता है। यानी जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले मजदूर हैं, कहीं ना कहीं जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को इन लोगों की बात को मानना पड़ता है। आप जानते हैं हमारे देश में जब पार्टी कोई उठती है, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो पार्टी अनाउंस करती है यदि हम जीत गए तो किसानों को सारे कर्जे को माफ कर देंगे, तो किसान उसी खुशी में उस पार्टी को जिता देते हैं। अगर वो पार्टी जीत के किसान के कर्जा को माफ नहीं करेगी तो किसान अगली बार उस पार्टी को कभी सत्ता में ला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो हम किसान के कर्ज माफी की बात की है तो हम किसान के कर्ज को माफ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फार्मर्स हैं, कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं, छोटे छोटे कामगार, मजदूर और किसान लोग हैं, इनके जो डिसीजन होते हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है, उनको प्रभावित करती हैं। यही छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, इसी ग्रुप्स को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि ये आप काम कीजिए, यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम आपको पावर नहीं देंगे, आने वाले टाइम में हम आपको वोट नहीं देंगे। और वो डर के मारे इन लोगों यानी वर्कर्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स के दबाव में आके, इन प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में आके गवर्नमेंट को अपने पावर के अनुसार उनको पावर देना पड़ता है। गवर्नमेंट अपने पावर में से उनको शेयर करना पड़ता है, मतलब उनकी बातों को मानना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो समझो अरिस्टोक्रेसी, राजशाही व्यवस्था हो जाती, डिक्टेटरशिप, तानाशाही व्यवस्था हो जाती। किसानों की बात को नहीं माना जाता, ट्रेडर्स के बात को नहीं माना जाता, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बात को इग्नोर किया जाता, तो शायद ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको समझाया अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पावर को शेयर करती हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से, अलग अलग मूवमेंट्स के माध्यम से कैसे पावर को शेयर किया गया। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आप जानते हैं समाज में एक टाइप के लोग नहीं रहते हैं, समाज में कई ग्रुप के पीपल पाए जाते हैं। उस सारे ग्रुप के जो पीपल हमारे देश में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है सारे ग्रुप के पीपल इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं है। तो उन ग्रुप के पीपल को पावर देने के लिए हमारे देश के संविधान ने और हमारे देश के कानून जो सिस्टम है उसने उन सोशल ग्रुप्स को अलग से पावर दिया है, अलग से उनकी व्यवस्था की गई है, ताकि वो जो सोशल ग्रुप्स हैं वो नीचे दबे न रहे, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जो SC ST लोग होते हैं, बचपन से नहीं, प्राचीन काल से उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय उनको दबाए हैं।
उनको ऊपर उठने का मौका नहीं दिए हैं। तो उनको ऊपर उठने का मौका हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दिया है कि भाई हम तुम्हें मौका दे रहे ऊपर उठो, तुमको हम 25% 50% हम तुमको रिजर्वेशन देते हैं, जॉब करोगे तो, IIT की एग्जाम दोगे तो, नीट के एग्जाम दोगे तो, IAS के एग्जाम दोगे तो तुमको हम रिजर्वेशन देते हैं, सिर्फ तुम ही इतना नंबर ला के तुम कलेक्टर बन सकते हो, तुम्हारा ये अधिकार है क्योंकि तुम्हारा शोषण हुआ है। तो ऐसे ऐसे सोशल ग्रुप्स हमारे समाज में रहे जो काफी वीकर सेक्शंस थे, काफी कमजोर हालत में थे, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए हमारे देश के संविधान ने उनको पावर दिया, अलग से पावर दिया। उसी को हम देख लेते हैं अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, मतलब हमारे देश के संविधान बनाने वाले, और उसके साथ साथ वो बना के चले गए, बाद में फिर हमको आवश्यकता पड़ा ये एक अलग लीगल कानून बनाए, एक ऐसा कानून बनाए जिससे ये जो गरीब जो सोशल ग्रुप्स है उसका फायदा हो सके, उनके द्वारा बनाए गए, जैसे वीकर सेक्शन यानी सोशली वीकर सेक्शन, वुमेन एंड रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और कानून निर्माताओं और अनेक कानून के माध्यम से हमारे समाज में जो औरतें हैं, जो हमारे समाज की जो औरतें काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, उन औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया, उन औरतों को हर जगह रिजर्वेशन दिया गया। IAS की एग्जाम में औरतों को रिजर्वेशन मिला है, PCS की एग्जाम में औरतों को रिजर्वेशन मिला है, नीट में औरतों को रिजर्वेशन मिला है, IIT में रिजर्वेशन मिला है, ताकि वो ऊपर उठ सकें। और मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों को भी हमारे समाज में काफ़ी वो बच्चे होते हैं वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो उनका शोषण न हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, उनके अधिक से अधिक कोई शोषण वाला काम न कराया जाए, उसको लेकर संविधानिक और उसके वैधानिक बहुत से कानून, लॉज और नियम, रूल्स एंड लॉज बने हैं जिससे उनके शोषण को, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। तो ऐसे इस प्रकार उनको अलग से पावर दिया गया है। क्या? अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग समाज में सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं जो काफ़ी कमजोर स्थिति में, काफ़ी बुरी उनकी हालत है, उनको समाज में सुरक्षित रखने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने और उसके साथ साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको एक अलग से पावर दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये थे हमारे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वाला आज का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें। आप नीचे कमेंट करें लेक्चर कैसे लग रहा है, जिससे हम आपको और बेटर से बेटर वे में समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक।